चलिएगा, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रघुनाथ राव जो है, रघुनाथ राव अलग अलग जगहों पर इस समय भटक रहा है अपनी आर्मी को लेकर। उसके पास अपनी आर्मी भी है, अपनी सेना भी, और अपनी फैमिली भी उसी के पास है, ठीक है। अब हम दूसरे रुख की ओर गौर करते हैं और अब हम बात करते हैं कहाँ पर, पुणे गवर्नमेंट की ओर या पुणे सरकार की ओर, या पुणे में इस समय क्या हो रहा था, ठीक है। तो पुणे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नारायण राव की जो विधवा थी, ठीक है, नारायण राव की जो विधवा थी गंगाबाई, गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया है, ठीक है। गंगाबाई ने क्या किया है, एक पुत्र को जन्म दिया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नारायण राव विडो गंगाबाई गेव बर्थ टू अ सन आफ्टर डेथ ऑफ हिज हस्बैंड। तो अपने हस्बैंड की मृत्यु हो जाने के बाद, जो कौन थे, नारायण राव, तो नारायण राव की जो विधवा थी गंगाबाई, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया माधवराव द्वितीय या फिर सबाई माधवराव। क्या नाम रखा गया है, सबाई माधवराव। और नाना फडणवीस जो उस समय के पुणे के या उस समय की मराठा राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नाना फडणवीस ने ये तय किया है कि इस नवजात पुत्र को ही क्या बनाया जाएगा, या इस नवजात संतान को ही क्या बनाया जाएगा, अगला पेशवा बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि नाना फडणवीस सो टू इंस्टॉल दिस इन्फेंट एज न्यू पेशवा। नाना फडणवीस ने यह तय कर लिया है कि इस बच्चे को ही हम अगला पेशवा बनाएंगे। इस बच्चे का क्या नाम रखा गया, सबाई माधवराव। और ये खबर फैलाई गई पुणे के आसपास, या पुणे में ये खबर बताई गई जनता को कि माधवराव ने ही पुनर्जन्म लिया है, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ही एक क्या लिया है, पुनर्जन्म लिया है। और जो सबाई माधवराव हैं, एक प्रकार से सबाई का मतलब होता है 1.25 ऑफ माधवराव, ठीक है, 1.25 ऑफ माधवराव। इट मीन्स कि माधवराव से भी 1.25 गुना ज्यादा तेज है ये माधवराव, ठीक है, ये जो नया पुत्र जन्म लिया है वो। तो इस तरह से ये खबर फैलाई गई और अब माधवराव को पेशवा बनाने की जो एक्टिविटी है वो अब यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही है। और इस काम में नाना फडणवीस के साथ, इस काम में नाना के साथ और दो लोग हो गए हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस समय के और महत्वपूर्ण लोग थे। एक तुकोजी होलकर, ठीक है, तुकोजी होलकर जो इंदौर के होलकर रूलर थे, उस होलकरों के क्या थे, मेन सेनापति थे। हालांकि उस समय पर इंदौर में क्वीन थी जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई, तो उन्हीं के सेनापति थे तुकोजी होलकर। और दूसरा नाम आता है मेहदजी सिंधिये। तो मेहदजी सिंधे जो कहाँ के थे, ग्वालियर के, उनका भी सपोर्ट है, होलकर का भी सपोर्ट है। और इसी के साथ नाना फडणवीस तय कर लेते हैं। और 40 दिन की जब उसकी उम्र हो जाती है सवाई माधवराव की, तो 40 दिन की उम्र में उसे पेशवा के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो माधवराव द्वितीय वॉज जस्ट 40 days ओल्ड व्हेन बिकेम द पेशवा। तो सिर्फ 40 दिन की उम्र में ही माधवराव या सवाई माधवराव को पेशवा बना दिया जाता, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये 40 दिन का है, लेकिन इनके जो चाचा हैं, ठीक है, सॉरी इनके कौन है, इनके जो चाचा हैं, मतलब कौन, नारायण राव, सॉरी रघुनाथ राव। रघुनाथ राव की उम्र लगभग 40 ईयर हो रही है, लगभग 40 वर्ष हो रही है, लेकिन वो पेशवा बनने के लिए काफी तड़प रहा है और उसे पेशवा नहीं बनाया गया, पेशवा बनाया जा रहा है किसे, 40 दिन के पुत्र को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल यहाँ पे कंडीशन कितनी उथल पुथल की ओर चल रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो 12 भाई काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, 12 भाई काउंसिल जो बनाई गई थी, उन लोगों ने एक प्रकार से अब शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिए। क्योंकि सबाई माधवराव तो सिर्फ कितने दिन का है, इसकी जो उम्र है वो तो सिर्फ 40 दिन की है, तो वो तो कोई शासन कर नहीं पाएगा। तो उसके बिहाफ में पुणे का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, जो महाराष्ट्र का या पूरा का पूरा जो मराठा साम्राज्य है, जो पुणे उसका सेंटर है, उसे अब लीड कौन करेगा, उसे अब एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, तो उसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा 12 भाई काउंसिल, ठीक है। और 12 भाई मंडल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, नाना। तो सब कुछ जो हो रहा था वो नाना की अकॉर्डिंग किया जा रहा था। नाना फडणवीस ही उसे सब पूरी तरह से क्या कर रहे थे, रन कर रहे, ठीक है। 12 भाई लेड बाई नाना फडणवीस यूज्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द इन्फेंट पेशवा एज अ रीजेंट, ठीक है। तो इन्फेंट पेशवा के रीजेंट के रूप में नाना फडणवीस 12 भाई मंडल के माध्यम से पूरे मराठा साम्राज्य को यहाँ पे रन करेंगे कुछ वर्षों तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। इन द ईयर 1775 धीरे से टाइम जो है वो बढ़ता जाता है और जो समय हो जाता है वो कितना, 1775। अब रघुनाथ राव की हम बात कर लेते हैं, जिसको हमने अभी छोड़ दिया था। तो रघुनाथ राव कहाँ पहुंच गए थे, सूरत पहुंच गए थे। अलग अलग जगहों से होते हुए रघुनाथ राव फाइनली कहाँ पहुंचा है, सूरत पहुंचा है। सूरत में कहाँ पहुंचा, अंग्रेजों की शरण में गया है,
ठीक है। तो रघुनाथ राव सूरत में अंग्रेजों की शरण में जाता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऑफिसर्स के साथ एक गठबंधन करता है, उनका सहयोग लेने की कोशिश करता है, ठीक है। सूरत किस प्रेसिडेंसी में, या सूरत जो था वैसे देखिए मराठा साम्राज्य पूरा, लेकिन बॉम्बे में ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी और सूरत में उनका एक ट्रेड सेंटर भी था, तो वहां पे अंग्रेजों से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों या ऑफिसर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करता है उनके सपोर्ट के लिए। अब क्या होता है, इन 1775 राघोबा साउट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश एट बॉम्बे। तो राघोबा बॉम्बे के अधिकारियों से, देखिए वो है सूरत में लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से हेल्प की कोशिश करता है, ठीक है। एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि, ठीक है। इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हम 4 ट्रीटी या 4 संधियों की बात करेंगे, जिसमें पहली संधि अब यहाँ पे बात की जा रही है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत कब साइन की गई थी, तो आप लोग टाइम ध्यान रखेंगे 1775 में। और ये जो ट्रीटी है ये किसने साइन की है, तो ये मराठों की ओर से कौन कर रहा है, रघुनाथ राव। हालांकि रघुनाथ राव मराठों से पूरी तरह से अलग है, ठीक है, एक राइवल की तरह है, एक दुश्मन की तरह है। और रघुनाथ राव ट्रीटी साइन कर रहा है किसके साथ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ, ना कि कौन सी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ। आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इस समय तीनों प्रेसिडेंसियों की जो हेड है वो कौन सी है, कलकत्ता में जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो, ठीक है, या कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपने दम पर ये ट्रीटी साइन कर रही है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे ये ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। अब इस ट्रीटी के तहत क्या होता है, या राघोबा क्या बात करता है, तो राघोबा ये चाहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे पेशवा बनने में क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। सिंपल सी बात है, राघोबा की जो ख्वाहिश है वो पेशवा बनने के लिए है, लेकिन उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मराठा कॉन्फेडरेसी के जितने भी सरदार थे वो सबके सब उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली क्यों करेंगे। और बाकी जो दुश्मन थे मराठों के, उनसे वो काफी फ्रेंडशिप कर चुका है। जितने भी मराठों के दुश्मन थे, समझ गए ना, महाराष्ट्र से लेकर पूरा का पूरा जो मद्रास और पूरा जो एरिया उसने ट्रेवल किया था, तो उस पूरे एरिया में जितने भी दुश्मन थे मराठों के, ठीक है, जिंजी के सिद्धि से लेकर अगर बात की जाए निजाम, ठीक है, और जितने भी दुश्मन थे उन सभी के साथ उसने दोस्ती की है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। और अब उसने किसका साथ लिया है, अंग्रेजों का, ठीक है। तो उसकी ख्वाहिश ये है कि अंग्रेज उसको सहायता करें और वो पुणे में जाकर जो उसके राइवल से उन्हें हटाकर खुद पेशवा बन जाए। अब देखिए क्या होता है, इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। तो अगर अंग्रेजों से वो हेल्प चाहता है तो अंग्रेज फ्री में तो हेल्प करेंगे नहीं, ऑब्वियसली अंग्रेज तो और भी ज्यादा समझदार है। तो अंग्रेज यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रीटी के तहत किन किन चीजों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो देने के लिए तैयार हो जाता है रघुनाथ राव। सबसे खास बात इस ट्रीटी की जो है वो ये है कि रघुनाथ राव यहाँ पे अंग्रेजों को 2 आइलैंड, कौन कौन से, एक सालसेट और दूसरा बेसिन, जिसे आज के समय बसाई कहा जाता है, मुंबई के पास आता है बसाई, तो बासी भी बोलते हैं या बसाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो सालसेट और बासी या बेसिन उस समय कहा जाता था, ये आइलैंड देने के लिए रेडी हो जाता है किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो मुंबई प्रेसिडेंसी को ये बोल दिया गया है कि सालसेट और बासी, उस समय बेसिन, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है इस सूरत की संधि का कि सूरत और भड़ोच का जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है, उसमें भी आपको शेयर दिया जाएगा, उसमें भी आपको राजस्व दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने इस बात पर सहमति दिखाई है, या अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम आपको 2500 की एक 2500 की एक ब्रिटिश फोर्स आपको देंगे, जिसके जरिए आप पुणे में जाकर अटैक करिएगा और पुणे का पेशवा आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के काम यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि रघुनाथ राव केडेड द टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बासी टू द ब्रिटिश, ठीक है, तो उसने राजी हो गया है वो सालसेट और बासी देने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अलोंग द पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ सूरत एंड भड़ोच डिस्ट्रिक्ट, सूरत और भड़ोच डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू है वो भी किसे बांटा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोवाइड रघुनाथ राव विद 2500 सोल्जर्स, तो 2500 सिपाही जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे किसे, रघुनाथ राव को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रीटी के कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, लेकिन आप लोग ये समझे कि जो ट्रीटी है ये मुंबई प्रेसिडेंसी के ऑफिसर्स ने क्या की है, साइन की है। अब क्या होता है कि इस ट्रीटी की एक कॉपी को भेजा जाता है कहां पर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, क्योंकि आप सभी को पता है 1773 के बाद से
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से सारी की सारी प्रेसिडेंसियां जो हैं, जैसे मद्रास और बॉम्बे, इन्हें परमिशन लेना होती है कलकत्ता प्रेसिडेंसी से या बंगाल की प्रेसिडेंसी से। इसलिए एक कॉपी कहां भेजी गई है? कॉपी भेजी गई है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पास। अब देखिए क्या होता है, आफ्टर सूरत ट्रीटी ब्रिटिश फोर्स अंडर द कमांड ऑफ कर्नल केटलिंग, तो एक ऑफिसर्स हैं वहां के जिनका नाम है कर्नल केटिंग। कर्नल केटिंग के नेतृत्व में जो ब्रिटिश फोर्स है वो निकलती है कहां के लिए? कहां से निकलती है? सूरत से। कहां के लिए? पुणे के लिए। ठीक है, तो ये जो कर्नल केटिंग है, इनकी ब्रिटिश फोर्स 1775 में सूरत से निकलती है 15 मार्च 1775 को। ऑब्वियसली क्योंकि ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो चुकी है, लेकिन आप लोग ये बात पे भी ध्यान रखिएगा कि अभी वहां बंगाल की प्रेसिडेंसी से परमिशन नहीं मिली और जो कर्नल केटिंग है वो अपनी जो फोर्स है उसे लेकर जाने लगे हैं रघुनाथ राव के साथ। कहां पर? पुणे की ओर चढ़ाई करने। ठीक है, अब जब ये पुणे की ओर चढ़ाई करने के लिए जब निकलेंगे तो पुणे में जो पेशवाओं का जो फैमिली है, जो जिसे उस समय पर कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है? नाना फडणवीस, वो भी सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं की 12 भाई काउंसिल के एक मेंबर थे जिनका नाम था हरिपंत फड़के। हरिपंत फड़के को मराठों की सेना का नेतृत्वकर्ता बनाकर भेजा जाता है। किससे लड़ने के लिए? किससे निपटने के लिए? तो कर्नल केटिंग की ब्रिटिश फोर्स से निपटने के लिए मराठों की ओर से भेजा जाता है हरिपंत फड़के को। हरिपंत फड़के की सेना पहुंचती है और इस तरह फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड पर या जमीन पर, और इन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, कौन कौन की सेना? कर्नल केटिंग और हरिपंत फड़के। अहोद के पास ये युद्ध लड़ा जाता है और कंटिन्यूअसली जो गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक थी जिसमें मराठे एक्सपर्ट थे, उसके माध्यम से हरिपंत फड़के इस केटिंग की फोर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और केटिंग की फोर्स को काफी ज्यादा हानि होती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इनके जो गुरिल्ला अटैक हैं वो बार बार होते हैं किसके ऊपर? अंग्रेजों की सेना के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मराठा फोर्स अंडर द हरिपंत फड़के हेरेस्ड द ब्रिटिश फोर्स यूजिंग गुरिल्ला टेक्निक। तो गुरिल्ला टेक्निक के कारण अंग्रेजों की यहाँ पे कमर टूट जाती है और अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से क्या हो जाती है? हार जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेजों को तो हरा दिया है, यहाँ पे ये लोग हार चुके हैं और युद्ध हालांकि कंटिन्यूअसली चल रहा। अब देखिए क्या होता है, इसी दौरान जो वो कॉपी भेजी गई थी कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी के पास, और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के वो बैठे हुए हैं कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो काफी इंटेलेक्चुअल और विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अब वॉरेन हेस्टिंग को जैसे ही पता चलता है कि जो कर्नल केटिंग है वो फोर्स लेकर निकल रहा है या फोर्स लेकर जा रहा है और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का क्या सोचना है, वॉरेन हेस्टिंग की क्या रणनीति है? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग काफी समझदार था और वो सारी चीजों को समझता था और उसे पता था कि मराठों से डायरेक्ट युद्ध लड़ना पॉसिबल नहीं है या सही नहीं है। ठीक है, मराठों से एकदम सामने से हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। और चूंकि जो टाइम चल रहा है, आप लोग टाइम देखें, 1775 का टाइम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि जो 70 से 80 का जो दौर था, 1772 1780 का जो दौर था, ये अंग्रेजों के लिए काफी नुकसानदायक दौर रहा था। समझ गए ना? और इसी समय 1770 इसी दौरान क्या हो रहा है? इसी दौरान 1765 से 83 तक अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान हो रहा है। 76 की अगर बात करें, 1776 में तो आजाद हो गया था अमेरिका। 4 अप्रैल 1776 को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटेन से। तो ये दौर काफी बुरा चल रहा है और ब्रिटेन से भी ये ऑर्डर मिला हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स को कि ज्यादा युद्ध पर खर्चा नहीं किया जाना है। ठीक है, युद्ध पर ज्यादा खर्चा नहीं करना है और ये जो एंग्लो मराठा वॉर हो रहे हैं इन्हें रोकने की कोशिश करना। ठीक है, तो उसके पास ऊपर से भी ऐसे ऑर्डर थे और वो ये सारी कंडीशन को समझता था। और देखिए, मराठा साम्राज्य काफी मजबूत, काफी बड़ा साम्राज्य था और उसे डायरेक्ट जाकर इस तरह से नहीं हराया जा सकता था। इस बात को हेस्टिंग्स अच्छे से समझ रहा था और इसीलिए हेस्टिंग्स ने क्या किया? हेस्टिंग ने इस युद्ध को रोकने का तुरंत निर्देश भिजवाया, तुरंत एक मैसेज भेजा है और जो मुंबई प्रेसिडेंसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये निर्देश दिया है कि आप इस युद्ध को तुरंत क्या कर दे? रोक दे। हालांकि मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इस बीच कुछ समय के लिए क्या हो गई थी? ठन गई थी। ये दोनों प्रेसिडेंसियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ चली जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, क्योंकि ये इनकी अथॉरिटी मानने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे कि वहां से जब निर्देश दिया जाता है और एक नए ऑफिसर को भेजा जाता है। ठीक है, अब दो मैसेज भेजता है वॉरेन हेस्टिंग, एक मैसेज भेजता है मराठों को और एक मैसेज भेजता है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऑफिसर्स हैं उनको, और उन्हें साफ तौर पर ये निर्देश दिया जाता है
है कि आपको युद्ध को रोकना है और अपनी सेनाओं को पीछे की ओर करना है। और एक मैसेज भेजा जाता है मराठों को, और मराठों को भी ये कहा जाता है कि देखिए ब्रिटिश फोर्स जो है वो धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है, अब आप भी इस युद्ध को रोक दें और हम आपके साथ एक नई ट्रीटी करेंगे जो कि एक फ्रेंडली ट्रीटी होगी। ठीक है, तो एक फ्रेंडली ट्रीटी की बात कही जाती है किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और दोनों से ही युद्ध को रोकने की दरख्वास्त की जाती है। और ब्रिटिशर्स भी पीछे हटते हैं और मराठों को भी ये मैसेज भेज दिया जाता है कि अब ब्रिटिशर्स पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे की ओर बढ़िए। ठीक है, और फिर एक ट्रीटी की बात हो रही है, एक ट्रीटी की संधि की बात हो रही है। इसके लिए एक नए ऑफिसर को भेजा जाता है, कहां से, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो अब क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऑफिसर्स को यहाँ, एक अधिकारी को यहाँ भेजते हैं पुणे की ओर एक फ्रेंडली ट्रीटी करने के लिए, एक मित्रवत संधि कराने के लिए। ठीक है, तो एक नया ऑफिसर आता है जिसका नाम है कर्नल ऑप्टन। तो कर्नल ऑप्टन यहां पर आता है और पुणे में आने के बाद उसकी और मराठों के बीच में, या अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक दूसरी ट्रीटी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो 1776 में साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह से चीजें हुई हैं। कि सबसे पहले ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, और फिर ट्रीटी की जो हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मराठे जो है प्लस पॉइंट पर हैं और ब्रिटिशर्स की यहाँ पे धीरे धीरे हार हो रही है ना, ब्रिटिशर्स उतने मजबूत नहीं थे, उनकी यहाँ पे हार हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी कर्नल ऑप्टन को भेजा जाता है और कर्नल ऑप्टन पुणे में पहुंचकर मराठों के साथ क्या करते हैं, एक संधि साइन करते हैं। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो हम बात करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में की जाती है। चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रीटी की, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और कब साइन की गई थी, तो ये की गई थी 1776 में बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठा। और ब्रिटिशर्स की ओर से यहाँ पे कर्नल ऑप्टन के द्वारा ये संधि को साइन किया जा रहा है, और मराठों की ओर से जो नाना फडणवीस थे उनके माध्यम से ट्रीटी को लीड किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा। जब हम बोलते हैं पुरंदर की संधि, तो आप लोगों के दिमाग में एक और संधि आपके दिमाग में आ जाती है जो साइन की गई थी इन 1665 1665 में। ठीक है, तो 1665 में भी एक संधि हुई थी जिसका नाम भी था संधि पुरंदर की, लेकिन वो किसके बीच में हुई थी, तो पुरंदर की संधि हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच में, औरंगजेब के बीच में। और औरंगजेब की ओर से जो व्यक्ति उस समय पर ट्रीटी को साइन कर रहा था वो था आमेर का शासक जयसिंह। ठीक है, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में भी एक पुरंदर की संधि 1665 1665 में हुई थी। एज इट इज यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जा रही है 1776 में, यानी कि उसके 110 या 111 साल के बाद। ठीक है, तो लेकिन वहां पर कौन थे, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज और जो मुगल सल्तनत थी उसी के ओर से भेजे गए सेनापति जिसका नाम क्या था, जयसिंह। और ये जो पुरंदर की संधि है ये भी हो रही है मराठा साम्राज्य के सेनापति के पंत प्रधान, इट मीन्स की कौन, पेशवा। और पेशवा के लीडर उस समय है नाना फडणवीस, और दूसरी जो है वो हो रही है ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, चलिए अब पुरंदर की संधि के क्या पॉइंट्स हैं इनको समझ लेते हैं। ठीक है, कर्नल ऑप्टन यहाँ पर मौजूद है, कर्नल ऑप्टन इस संधि के ऊपर साइन करेगा और ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी की ओर से भेजा गया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ब्रिटिशर्स ने ये बात को रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्लियर, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माधवराव, जो सवाई माधवराव हैं, वो यहाँ पर मराठों के पेशवा के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो देखिए आप लोग ये समझें कि पेशवा कौन होगा कौन नहीं होगा, ये तो मामला पूरी तरह से मराठा साम्राज्य का इंटरनल मामला है। अंग्रेजों को यहाँ बीच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये चीज उन्हें अब क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में ये एक इंटरनल डिस्प्यूट था जो रघुनाथ राव के कारण क्या हुआ है, क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इंटरनल मामला था, बट यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट माधवराव सवाई माधवराव इज कंसिडर एज द पेशवा ऑफ मराठा साम्राज्य। ठीक है, बी एक्नॉलेज सवाई माधवराव एज द पेशवा। तो पहला पॉइंट ये हो गया है कि माधवराव को क्लियर, सवाई माधवराव को सवाई माधवराव को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, एक्नॉलेज कर लिया गया है एज अ पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, ये किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये कि ये इन्हें पेशवा के रूप में नहीं मान रहे थे। ठीक है, अगर ये अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इट मींस ये पहले नहीं मान रहे थे, तो फिर किसे मान रहे थे,
इट मींस कि ये लोग यहां पर मान रहे थे किसे, रघुनाथ राव को, क्योंकि रघुनाथ राव का इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो यहां पर रघुनाथ राव के इन्फ्लुएंस के कारण ये रघुनाथ राव को क्या मान रहे थे, पेशवा मान रहे थे। बट यहां पर इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया सवाई माधवराव को। अब रघुनाथ राव के साथ क्या होगा, तो रघुनाथ राव के साथ इन्होंने ये वादा किया है कि अब हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, रघुनाथ राव की हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें मराठों की, तो मराठों ने ये बात कही है कि अगर रघुनाथ राव अपनी आर्मी को, अपनी सेना को अगर भंग कर देते हैं तो उन्हें हम अपनी ओर से एक पेंशन दे देंगे और उन्हें अपनी पेंशन पर रख लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मराठों ने रघुनाथ राव के साथ क्या बात कही है, द रघुनाथ राव इज रेडी टू डिसबैंड हिज आर्मी, ठीक है। इफ रघुनाथ राव इज रेडी टू डिसबैंड हिज आर्मी, पेशवा कैन गिव हिम पेंशन। तो पेशवा की ओर से उसे पेंशन दे दी जाएगी 25,000 की, 25,000 की पेंशन पर उसे रख लिया जाएगा, ठीक है। और वो इतने पैसे में उसका काम आराम से चलता रहेगा। तो ये एक चीज हो जाती है रघुनाथ राव के ऊपर कि ब्रिटिशर्स अब उसको हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और साथ ही मराठों ने उसे ये ऑफर दे दिया है। अब कुछ और मुद्दों की और बात करते हैं, जो चीजें थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने और क्या कहा है, तो ब्रिटिशर्स शुड नॉट सपोर्ट एनी राइवल्स ऑफ मराठा इंक्लूडिंग राघोबा या रघुनाथ राव। तो मराठों ने यहाँ, अंग्रेजों ने ये कह दिया है कि आगे से हम कभी भी ऐसे किसी दुश्मन को सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपका दुश्मन होगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे जो मराठों का क्या होगा, दुश्मन होगा, इंक्लूडिंग रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव को सपोर्ट करने की बात से पूरी तरह से उन्होंने बोल दिया कि अब हम ऐसे रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इवन किसी और दुश्मन को भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो मराठा साम्राज्य का दुश्मन होगा। इस बात पर एग्री हो गए, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ राव के साथ क्या होना है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। मराठों ने कह दिया कि हम आपको पेंशन दे देंगे 25,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे रघुनाथ राव का काम तो क्लियर हो गया था। अब देखिए क्या हुआ कि जो टेरिटरीज थी, जो एरियाज थे, कौन कौन से, जैसे कि जितनी भी टेरिटरी थी जो ऑक्यूपाई कर ली थी इस दौरान ब्रिटिशर्स ने, वो सारी की सारी टेरिटरी मराठों को वापस करने की बात पर एग्री हो गए हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। टेरिटरीज केडेड बाई टेरिटरीज दैट ऑक्यूपाइड बाई ब्रिटिशर्स, ठीक है, उन्हें क्या किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स के द्वारा वापस से रिटर्न कर दिया जा रहा है मराठों को, ठीक है। तो जितनी भी टेरिटरीज मराठों की कैप्चर करी थी ब्रिटिशर्स ने, वो ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस थे किसके, आपके ट्रीटी ऑफ पुरंदर के। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि सालसेट की अगर हम बात करें, सालसेट जो अभी हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ सूरत में, सूरत की संधि के 3 पॉइंट मैंने बताए। एक तो सालसेट और बसाई या बासी किसे देने की बात की गई थी, अंग्रेजों को। साथ ही भड़ोच और सूरत का जो रेवेन्यू का जो शेयर था वो भी अंग्रेजों को देने की बात की गई थी, बदले में 2500 सोल्जर्स दिए थे। अब सालसेट पर काफी बड़ी नजर थी अंग्रेजों की और सालसेट चाह रहे थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मराठों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि नहीं, सालसेट तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सालसेट की जगह पर हम किसी दूसरी टेरिटरी को आपको दे देंगे जिसकी बर्थ लगभग 3 लाख की होगी एनुअली, ठीक है। तो ब्रिटिश वर टू रिटर्न सालसेट टू मराठा, ब्रिटिशर्स को सालसेट वापस करना पड़ा इन ल्यू ऑफ एनी टेरिटरी वर्थ 3 lakhs। तो कोई भी ऐसी टेरिटरी जो 3 लाख की है वो टेरिटरी आपको दी जाएगी, बट सालसेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सालसेट को मराठों ने अपने पास ही रखा। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रीटी हो गई है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1776 में साइन की गई थी बिटवीन मराठा एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम बोल सकते हैं ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी कहां पर, बंगाल में। अब देखिए आगे की कहानी को गौर करते हैं। तो 2 संधियों की बात की है। 1776 में थोड़ा सा शांति स्थापित हुई है, थोड़ी सी पीस स्टेब्लिश की गई है। और अब देखिए जो रघुनाथ राव था ना, रघुनाथ राव को भेजा जा रहा था पेंशन पर और एक सिक्योर्ड प्लेस पर या उसे एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर भेजा जा रहा था। और जब रघुनाथ राव वापस जा रहा होता है तो वहां से वो भाग कर, ठीक है, मराठों की जो सेना थी वहां से वो निकल कर कहाँ चला जाता है, अगेन ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है, सूरत चला जाता है, ठीक है। तो जो सूरत की पुरंदर की संधि में बोला गया था कि रघुनाथ राव को हेल्प नहीं करेंगे, बट फिर भी रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास ही था, ठीक है। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास ही था और कंटिन्यूअसली वो कोशिश कर रहा था, वापस से उसकी वही हरकतें यहाँ पे चालू हो गई थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे एक युद्ध हमने देखने को मिलता है 1775 में। जो फड़के हैं, जो मराठों के सैनिक थे, उनके द्वारा हराया भी जाता है केटिंग की सेना को, जो ब्रिटिशर्स की सेना को। लेकिन यहाँ पे अब जो नाना फडणवीस हैं और जो मराठा सरदार हैं, जो मराठा लीडर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आई है
या वो लोग अब ये चाहते हैं कि अब हमें अपनी आर्मी को और ज्यादा सिक्योर्ड करना होगा और ज्यादा स्ट्रेंथफुल करना होगा, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा अपनी सेना को। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज से, इसी को करने के लिए यहाँ पे ये लोग फ्रांसीसियों के थोड़ा सा फ्रेंडशिप में जाते हैं, फ्रांसीसियों के साथ ट्रीटी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझेंगे कि मराठा वांटेड टू इंप्रूव देयर पोजीशन अगेंस्ट इंग्लिश कंपनी। तो मराठा अंग्रेजी कंपनी के सामने अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहती है। ठीक है, हालांकि कई बार अंग्रेजों को इन्होंने, मराठा साम्राज्य के सिपाहियों ने कई बार पटकनी दी है अभी तक, लेकिन अब और ज्यादा वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि कभी अगर इनसे लड़ना पड़े तो हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो क्या होता है, सो दैट इन फ्यूचर इंग्लिश शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर, जिससे कि अंग्रेज कभी भी इंटरनल मैटर जो है मराठों के उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पे ना ये जो पूरा मामला था ये इंटरनल मैटर था मराठों का। ठीक है, रघुनाथ राव के कारण जो डिस्प्यूट क्रिएट हुए थे जिसमें अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया, तो यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ना पड़ा है। तो अब यहाँ पे ये बात तय हो गई है कि मराठा ये चाहते हैं कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आगे से कभी अंग्रेज कंपनी हम पर हमला करेगी हमारे इंटरनल मैटर पर तो हम उसे सबक सिखा सकें। ठीक से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1777 में पुरंदर की संधि हो चुकी है 1776 में, और 1777 में क्या करते हैं, इन 1777 में इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, तो यहां पे इन 1777 मराठा साइंड अ फ्रेंडली ट्रीटी विथ फ्रांस। मराठा साइंस अ फ्रेंडली ट्रीटी विथ फ्रांस, फ्रांस के साथ एक मित्रवत संधि क्या की गई, साइन की गई। अब देखिए क्या होता है, ये जो फ्रेंडली ट्रीटी साइन की गई ना फ्रांसीसियों के साथ, ही क्या किया गया है कि फ्रांसीसियों को वेस्टर्न कोस्ट पर एक बंदरगाह भी मराठों ने दे दिया, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह भी किसे सौंप दिया है, फ्रांसीसियों को सौंप दिया। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पर एक पोर्ट भी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। ठीक है, अब इस चीज से सबसे ज्यादा नाराजगी जो होगी वो किसे होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को, ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रांस जो है वो उनके जानी दुश्मन है। और एक तरफ अगर बात की जाए टीपू सुल्तान की, तो एक तरफ टीपू सुल्तान या हैदर अली, या हम बात करें मैसूर, वो भी फ्रांसीसियों के पास या निकट संबंध बना रहा है, दूसरे मराठे भी फ्रांसीसियों के पास जा रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि अगर फ्रांसीसियों को ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां मिल जाती, एक तो मैसूर तो है ही है, साथ ही अगर मराठों के साथ इनका गठजोड़ हो जाता, तो आप ये समझ के रखिए कि जिन फ्रांसीसियों को 1763 में इंडिया में अपने कंट्रोल में कर लिया था ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स, इन फ्रांसीसियों का अगेन क्या हो जाता, इंडिया पर अपना प्रभुत्व जम जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां से खात्मा तय था। क्योंकि इस समय ना फ्रांसीसियों का काफी सक्सेस भी मिल रही थी फ्रांसीसियों, क्यों, क्योंकि उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट का भी उदय होते जा रहा था, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो अमेरिका में भी फ्रांसीसियों को सक्सेस मिल रही थी। तो इस तरह से ना यहाँ पे ये जो घटना हुई है, ये जो इवेंट हुआ है कि फ्रांसीसियों के साथ मराठों ने एक फ्रेंडली ट्रीटी कर ली है और उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पर एक पोर्ट भी दे दिया है। इससे काफी एंग्री हुए, इससे काफी गुस्से में आ गए कौन, कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी के ऑफिसर वहां पर बैठे हुए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स काफी नाराज हुआ इस घटना से, और उसने क्या किया, उसने इस ट्रीटी को कंडेम किया है, और सिर्फ कंडेम ही नहीं किया, उसने मराठों के ऊपर हमला करने की भी या अटैक करने की भी योजना बना ली है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मराठा पर सपोज टू, अब देखिए इस ट्रीटी की अगर हम बात करें, जो फ्रेंडली ट्रीटी हुई है, इसके कुछ कंसेप्ट की अगर बात कर लें, तो यहां पे मराठास वर सपोज टू गेट 2500 यूरोपियन सोल्जर्स एंड 10,000 इंडियन सोल्जर्स वर टू बी ट्रेन्ड ऑन द यूरोपियन लाइंस। तो इस ट्रीटी का मकसद क्या था, इस ट्रीटी का पर्पस क्या था, तो इस ट्रीटी का मकसद यह था कि 2500 यूरोपियन सोल्जर्स मराठों की सेना में पहुंचाए जाना तय हुआ था। ठीक है, कि 2500 के लगभग यूरोपियन सोल्जर्स जो फ्रांस के थे उन्हें भेजा जाएगा मराठों की सेना में। और दूसरी चीज कि यहां पर 10,000 इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन लाइन पर क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा इन फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा। तो 10,000 मराठा सैनिकों को ट्रेन किया जाना था यूरोपियन लाइंस पर, और 2500 जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उन्हें मराठा सेना में अपॉइंट किया जाना था।
ये मकसद था। बदले में हम वेस्टर्न कोस्ट तो दे ही रहे हैं, है ना, पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है वो तो दिया ही है फ्रांसीसियों को। तो फ्रांस वर सपोज टू गेट अ पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों को ये मिल रहा था कौन सा, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह, ठीक है। अब इस चीज से सबसे ज्यादा नाराजगी किसको हुई है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मराठा जैसी सबसे मजबूत ताकत, जो उस समय की भारत की सबसे सेंट्रल पावर थी, मजबूत शक्तियों में से एक थी, वो कभी भी फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ कर पाए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता, ब्रिटिश जो रिएक्शन था मराठाओं की इस ट्रीटी पर, वो काफी शार्प होता है, काफी हार्ड होता है, ठीक है। दे कंडेम इट, और मराठों पर अटैक करने की ये पूरी योजना बना लेते हैं, और मराठों पर एक अटैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो मराठों पर एक अटैक कर दिया जाता है, और जब मराठों पर ये हमला होता है तो अब आप मराठों की कंडीशन को समझें। मराठों की कंडीशन ये है कि पुणे में तो जो पेशवा है वो तो सिर्फ 40 दिन के पेशवा बने थे 1774 में, यानी कि वो तो एक लीडर के तौर पर है नहीं, और बाकी जो लीडर्स हैं वही पेशवाओं की आर्मी को लीड करेंगे, ठीक है। और भी कई प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट हो रही थी, क्योंकि आप दो लोग देख रहे हैं टाइम चल रहा है 1777 का, ठीक है। तो यहां पर ना और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी साउथ में, जो कार्नेटिक वाला जो रीजन था जहां पे मराठा साम्राज्य साउथ में फैला हुआ था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हैदर अली के साथ, या साउथ के जो कार्नेटिक जो मैसूर एम्पायर था उसके साथ। तो ये और भी कई, जैसे हम बात करें नागपुर की, तो नागपुर में जो भोसले हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी। तो अलग अलग जगहों पे मराठा साम्राज्य में भी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। इन साउथ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए महदजी शिंदे जो थे वो साउथ में थे। महदजी शिंदे कहाँ भेजे गए थे, साउथ में। वो एक प्रकार से अब आप ये समझें कि नाना फडणवीस और महदजी शिंदे ये दो इंपॉर्टेंट लीडर थे इस समय मराठा साम्राज्य के, और पुणे को लीड कर रहे हैं नाना फडणवीस, लेकिन वो सिर्फ एक क्या है, पॉलिटिशियन है, वो एक डिप्लोमेटिक है, ठीक है, एक विचारक के तौर पर है। लेकिन सेनापति की जो एक्टिविटी है, जो सेनापति के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके अंदर है, महदजी के अंदर। तो इस समय पूरी सेना को लीड करने का काम किसको मिल रहा है, महदजी को। और बाकी के जो लीडर थे जैसे इंदौर के होलकर्स वगैरह, ये जो है ये इनके बीच में इंटरनली भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मराठा आर्मी को कमांड कौन कर रहा होता है, जब बंगाल की सेना आती है अटैक करने के लिए, तो मराठा आर्मी को कौन कमांड कर रहा है, मराठा आर्मी को कमांड कर रहे हैं महदजी शिंदे, ठीक है। तो महदजी शिंदे पुणे की ओर से या फिर मराठा सेना की ओर से कमांडर के तौर पर है, ठीक है। मराठा आर्मी वॉज कमांडेड बाय द ब्रिलियंट जनरल नेम्ड महदजी शिंदे, या महदजी सिंधिया भी बोला जा सकता है। तो ये ग्वालियर के जो महदजी शिंदे थे या महदजी सिंधिया थे, ये मराठा सेना को लीड कर रहे थे 1777 में जब अंग्रेजों की सेना आती है। अब देखिए महदजी शिंदे काफी दिमाग से और काफी सूझबूझ के साथ काम लेते हैं, और अंग्रेज सेना को एक प्रकार से धोखे से क्या करते हैं, तालेगांव वाले एरिया में बुलवा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, महदजी सिंधिया लॉर्ड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट नियर तालेगांव में बुलवा लिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वहां पे तालेगांव में इनकी सेनाएं पहुंच जाती है, वहां पे एकदम से पूरी की पूरी मराठा फोर्स किसके नेतृत्व में, महदजी शिंदे के नेतृत्व में अंग्रेजों पर अटैक कर देती, ठीक है। और वहीं पर जो सप्लाई बेस बना हुआ था खपोली में, थोड़ा दूरी पर, तालेगांव से थोड़ा दूरी पर अंग्रेजों का जो सप्लाई बेस था खपोली में, उसे भी क्या कर दिया जाता है, मराठों के द्वारा अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब सॉरी, तालेगांव में जब युद्ध होता है अंग्रेजों और महदजी शिंदे की सेना के बीच में, तो यहां पे अंग्रेजों की हार हो जाती है और अंग्रेज वहां से रिट्रीट करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। और ये भाग के जाते हैं बड़गांव वाले स्थान पर। कहां पहुंच जाते हैं, बड़गांव में। और बड़गांव में जाने के बाद जो इनकी फोर्स थी महदजी शिंदे की, वो चारों ओर से अंग्रेजों को क्या कर लेती है, घेर लेती है, ठीक है। तो बड़गांव में इंग्लिश फोर्स को पूरी तरह से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, और मजबूरन अंग्रेजों को वहां पे एक ट्रीटी करानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बड़गांव। तो ये जो ट्रीटी ऑफ बड़गांव होती है, उस समय कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को और साथ ही जो रघुनाथ राव था उसे भी सरेंडर करना पड़ता है, वो भी वहीं पर होता है। तो यहाँ पे एक जो तीसरी ट्रीटी की हम बात कर रहे थे, तीसरी जो संधि की बात कर रहे थे, उसका नाम आ जाता है ट्रीटी ऑफ बड़गांव। तो सारी कंडीशंस को समझे कि क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। 1777 में मराठा क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी कर लेते हैं, और जिसके तहत क्या होता है कि वेस्टर्न कोस्ट का एक पोर्ट फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। बदले में फ्रांसीसी क्या करेंगे, 2500 के लगभग सोल्जर्स मराठों को देंगे, और 10,000 मराठा सोल्जर्स को यूरोपियन लाइन पर ट्रेन करेंगे। इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कलकत्ता की ईस्ट इंडिया टेरिटरी को, ईस्ट इंडिया प्रेसिडेंसी को, और वहां से एक सेना भेजी जाती है मराठों पर अटैक करने के लिए, ठीक है। और जो हमला होता है उस हमले में मराठों को लीड कर रहे हैं कौन,
काफी विद्वान, काफी ब्रिलियंट सोल्जर जिसका नाम क्या, महज्जी शिंदे। महज्जी शिंदे अंग्रेजों की इस फोर्स को हरा देते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि जो जो छोटे मोटे इवेंट्स हैं उनकी जगह आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि बड़गांव वाले स्थान में अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया जाता है, किसके द्वारा, महज्जी शिंदे के द्वारा। और मजबूरन अंग्रेजों को वहां पर एक ट्रीटी करानी पड़ती है, क्योंकि एट बड़गांव इंग्लिश आर्मी वाज सराउंडेड बाय द मराठा ऑन ऑल साइड्स। तो सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से अंग्रेज फोर्स को क्या कर लिया जाता है, बड़गांव वाले स्थान पर घेर लिया जाता है मराठा सोल्जर से, मराठा आर्मी के द्वारा। मराठा आर्मी के लीडर कौन थे, महज्जी शिंदे। और इसी के कारण इन जनवरी 1779, जनवरी 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर एक संधि की जाती है, दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ बड़गांव। तो हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ बड़गांव के ऊपर या बड़गांव की संधि के ऊपर।